नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। चुनावी मौसम में आज हम बात करेंगे असम की। असम में वैसे तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन छोटे दल भी यहां अहम भूमिका में हैं। पिछली बार के चुनाव के मुकाबले इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए हैं। बीजेपी गठबंधन में असम गण परिषद और यूएमएमएल जैसी पार्टियां हैं, तो कांग्रेस के साथ बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और एआईयूडीएफ जैसे अहम दल हैं। इनके अलावा लेफ्ट भी कांग्रेस के साथ है। कुछ वक्त पहले तक बीपीएफ बीजेपी के साथ सरकार में थी, लेकिन अब कांग्रेस के पाले में है और बीजेपी को हराने के लिए ताल ठोक रही है। पिछली बार एआईयूडीएफ ने कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ा था, जिससे मुस्लिम वोट बढ़ गए थे। कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार दोनों साथ है और ये चुनौती बीजेपी के लिए बड़ी है। इस बार असम जातीय परिषद और रायजोर दोल ने मिलकर गठबंधन बनाया है। माना जा रहा है कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोट काटेंगे। मुद्दों की बात करें तो असम में सीएए और एनआरसी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में एनआरसी लागू करने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि वो सीएए रद्द करेगी। दोनों ही पार्टियों ने लोगों का दिल जीतने के लिए कई लोक लुभावन वादे भी किए हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने 5 साल में इतने काम किए हैं कि वो आसानी से सत्ता में आ जाए? क्या बीपीएफ की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? क्या एआईयूडीएफ और कांग्रेस का मिलन नया खेल कर सकता है? क्या बीजेपी कांग्रेस के लिए सीएए एनआरसी का दांव सही साबित होगा? बड़ा सवाल, क्या असम में छोटे दल ही तय करेंगे हार जीत? आज करेंगे इसी का विश्लेषण, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। असम में आर पार की जंग। बीजेपी दिखा रही दम, कांग्रेस भी ठोक रही ताल। छोटे बिगाड़ेंगे बड़ों का खेल। असम में वैसे तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन यहाँ छोटे दलों की भूमिका भी अहम है। हालांकि ज्यादातर दल बीजेपी और कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कुछ दल ऐसे भी हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। असम में छोटे दल चुनावी गणित बिगाड़ने का मादा रखते हैं। बोडो पीपल्स फ्रंट इस बार कांग्रेस गठबंधन में है। बीपीएफ प्रमुख हंग्रामा मोहिलारी बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं। 2016 में बीपीएफ ने 12 सीटें जीती थी और बीजेपी ने बीपीएफ के समर्थन से सरकार बनाई थी। दरअसल पिछले साल 40 सीटों वाली बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव में हंग्रामा मोहिलारी की पार्टी बीपीएफ ने सबसे अधिक 17 सीटें जीती थी। बीपीएफ असम सरकार में बीजेपी की पार्टनर थी। बीजेपी ने बीपीएफ की बजाय यूपीपीएल से हाथ मिलाया था। यूपीपीएल को 12 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी के साथ एजेपी और यूपीपीएल हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में एआईयूडीएफ, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, आंचलिक गण मोर्चा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट शामिल हैं। कुछ महीने पहले ही ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के समर्थन से असम जातीय परिषद का गठन हुआ है। अखिल गोगोई के संगठन कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने रायजोर दोल नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई है और इन दोनों दलों ने आपस में गठबंधन किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये दल बीजेपी और कांग्रेस के कुछ वोटों में सेंध लगा सकते हैं। असम में एजीपी और आईयूडीएफ जैसी पार्टियां भी खासा महत्व रखती हैं। एजीपी बीजेपी के साथ है। असम गण परिषद 1980 से 90 के दशक में राज्य की सबसे प्रमुख पार्टी थी, जो अब बीजेपी की पिछलग्गू बन गई है। दूसरी तरफ अजमल बदरुद्दीन की पार्टी एआईयूडीएफ का अल्पसंख्यकों में खासा असर है। 2016 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो राज्य में कांग्रेस को 31% वोट, 26 सीटें मिली थी। कांग्रेस की हार में अहम वजह सत्ता विरोधी लहर थी। बीजेपी को 29.5% वोट, 60 सीटें मिली थी। कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला बेहद नजदीकी का था। कांग्रेस एआईयूडीएफ ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। इस बार कांग्रेस एआईयूडीएफ साथ साथ है। ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। असम में सीएए और एनआरसी बड़े मुद्दे हैं। असम में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हम असम की रक्षा के लिए संशोधित एनआरसी पर काम करेंगे। संकल्प पत्र में बीजेपी ने 10 बड़े वादे किए हैं, जिनमें एनआरसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन, बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए मिशन ब्रह्मपुत्र, 30 लाख परिवारों को हर महीने 3,000 रूपए, नामघरों को 2.5 लाख रूपए की आर्थिक मदद, सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, छात्राओं को साइकिल, 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी जैसे वादे किए गए हैं। जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 गारंटी दी है। घोषणा पत्र राहुल गांधी ने जारी किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सीएए को रद्द करना, 5 लाख सरकारी नौकरियां, गृहिणियों को 2,000 रूपए महीना, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है।
जाहिर है अपने अपने दावे हैं, वादे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर असम पर राज कौन करेगा। छोटे दल किसके लिए वरदान और किसके लिए अभिशाप साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज असम की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे और छोटे दलों की बड़ी हैसियत को भी आज समझने का प्रयास होगा। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ प्रमोद स्वामी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ कांग्रेस से रमन झा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अव्वल माजिद साहब AIUDF से, और साथ ही साथ रविशंकर रवि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रमोद जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। असम में सर इन छोटे दलों की भूमिका को कितना बड़ा आंक रहे हैं आप? देखिए, छोटे जो दल है वो विशेष भूमिका मेरे ख्याल से अदा नहीं कर पाएंगे। उनकी जो भूमिका रहेगी वो वोट कटवा की भूमिका रहेगी। तो मुख्य जो मुकाबला है वो कांग्रेस BPF और AIUDF का एक गठबंधन है। बदरुद्दीन साहब और BPF के साथ कांग्रेस का एक गठबंधन है, और दूसरा हमारा जो गठबंधन है वो असम गण परिषद और UPPL के साथ हमारा गठबंधन है। तो ये मुख्यतः जो लड़ाई है ये भारतीय जनता पार्टी और मित्र दल और कांग्रेस और मित्र दलों के बीच में जो गठबंधन है उसके बीच में ही ये मुख्य लड़ाई होगी। और इसका निर्णय जो है असम की जनता हमारे कामकाज को देख करके, जो 5 साल में हमने जो विभिन्न विकासमूलक जो कार्य किए हैं, जैसे 7 साल में उन्होंने सिर्फ एक ब्रिज बनाया, हमने 5 सालों में 6 ब्रिज, 60 सालों में उन्होंने 6 मेडिकल कॉलेज, और हमने 5 सालों में 6 मेडिकल कॉलेज और एम्स। उन्होंने पर डे 0.6 किलोमीटर रास्ता का निर्माण उन्होंने किया, और हमने 1.5 किलोमीटर पर डे रास्तों का निर्माण, 20,000 किलोमीटर रास्तों का हमने निर्माण किया है। तो ये हम जो डेवलपमेंट का काम जो किए हैं वो डेवलपमेंट का काम लेकर करके, जैसे GSDP जो है 2014-15 में 1,85,000 करोड़ थी, जो 2019-20 में 3.5 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई है, और 2020-21 में अनुमानित जो GSDP है वो 4 लाख करोड़ कर जाएगी। प्रमोद जी, आप हालांकि मान रहे हैं कि छोटे दलों की कोई खास हैसियत नहीं है, लेकिन BPF का रिकॉर्ड बताता है कि जिसके साथ BPF का साथ होता है वही सत्ता में आता है। इस बार आपके साथ नहीं है तो ऐसा लग रहा है शायद आपको। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि BPF अभी जो BTR के जो इलेक्शन हुए थे, बोडो काउंसिल के जो इलेक्शन हुए थे BTR के, उसमें हमारा गठबंधन UPPL के साथ था, जो प्रमोद बोडो जी का ग्रुप है, और जिसमें NDFB के जो ग्रुप जो सरेंडर किए थे उनको मिलाकर के UPPL का गठन हुआ, और उनके साथ हमारा गठबंधन हुआ। और अभी हाल में जो ऑटोनॉमी काउंसिल का जो चुनाव हुआ उसमें हमने भारतीय जनता पार्टी और UPPL ने मिलकर के वहाँ सरकार बनाई है। वहाँ कांग्रेस का और हंगरामा साहब ने भी वो चुनाव मिलजुल के लड़ा था, लेकिन वहाँ उनको सफलता नहीं मिली है। तो जो BTR की जो जनता है, जो जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोडो समझौता किया है, और वहाँ काफी दिन से जो उग्रवाद की समस्या थी, अपहरण, डकैती, लूट खसोट का दौर चल रहा था, उसको खत्म कर करके आज एक शांति के नए दौर की शुरुआत जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, और उससे वहाँ की जनता वो बहुत खुश है। और अब जो UPPL का जो गठबंधन है उसको वहाँ की जनता ने जनादेश भी दिया है। ठीक है सर, लेकिन चुनाव प्रधानमंत्री के लिए नहीं हो रहे हैं, असम में मुख्यमंत्री के लिए हो रहे हैं, ये भी बात ध्यान में रखनी होगी आपको। आप रहिए मेरे साथ। रमन झा मेरे साथ है। ठीक है, रमन झा मेरे साथ है। रमन सर, असल में आपको क्या लगता है आपका महागठबंधन कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगा? ऐसी क्या USP है आपके इस अलायंस में? गठबंधन सत्ता में आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी या उनके जो गठबंधन है उससे जनता ही सत्ता से बाहर कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 2014 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने लोगों से जो वादा किया था उस पर कहीं भी खरी नहीं उतरी है, और वो विफल रहे हैं। इसलिए आज जो उनका उन्होंने जो वादा किया है जनता से, अब जनता इनके वादों पर विश्वास नहीं कर रही है। इनका पहला वादा जो उन्होंने कहा है कि ब्रह्मपुत्र के खनन के लिए की कार्रवाई की जाएगी, ये 2016 में भी उन्होंने कहा था कि लोग असम के लोग बाढ़ के समस्या से ग्रसित है, यहाँ ब्रह्मपुत्र की खनन की जाएगी, ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे, और ये आज तक उन्होंने उससे कुछ भी काम नहीं किया। तो ये फिर अपने पुराने वादे को जनता को लुभाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है। दूसरा वादा उन्होंने किया कि 30 लाख परिवार को 3,000 रुपया करके दिया जाएगा, लेकिन ये भाजपा की सरकार जो अभी सत्ता में है उन्होंने अनुरोध आसनी के जरिए
स्कीम के जरिए लोगों को आप 25 सुविधा दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब वादा किया कि सिर्फ तीसरा परिवार नहीं, असम में रहने वाले हर परिवार, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो या निम्न मध्यम वर्गीय हो, सभी को 2,000 रुपया प्रत्येक गृहिणी को दिया जाएगा। तब ये कांग्रेस की नकल कर रहे हैं और ये आज 25,000 से। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एआईयूडीएफ के साथ आपको जाना पड़ा? एआईयूडीएफ जो पिछले चुनाव में आपके साथ नहीं था वो साथ आ गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी? आप मान गए ना कि एआईयूडीएफ के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। देखिए, यहाँ से एआईयूडीएफ ही हमारे साथ नहीं आया, हमारे साथ बीपीएफ जो उनकी पुरानी पार्टनर, भाजपा के पार्टनर भी हमारे साथ है। हमारे साथ सीपीएम, सीपीआई और कुछ क्षेत्रीय दल भी है जो हमारे साथ जुड़े हैं। कि भाजपा विरोधी, भाजपा जो असम में जो झूठे वादे, उन्होंने कुछ विकास नहीं किया, लोगों को धर्म, जाति और भाषा के नाम पे बंटवारा करने की कोशिश की, उसके विरोध में जो लोग भी आए, हम सब मिलकर आप बाकी दल जितने भी आपके साथ हैं उसकी तुलना एआईयूडीएफ से कर रहे हैं, उतने ही सामान्य तरीके से आपको लगता है कि एआईयूडीएफ आपके लिए? देखिए, आज भी बीपीएफ अपने क्षेत्र में एक बड़ी पार्टी है और आज जो बीटीआर का चुनाव हुआ है, अभी हमारे प्रमोद स्वामी साहब बोल रहे थे कि बीपीएफ को वहाँ महत्व नहीं है, वैल्यू नहीं है, या बीपीएफ को वहाँ, हाँ ठीक है, लेकिन आज भी बीपीएफ वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है। वह सिर्फ बहुमत से 3 सीट या 4 सीट ही कम है, उन्हें 19 सीट मिला है। और ये मैं तो बीपीएफ का जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं अभी बीपीएफ का जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं तो एआईयूडीएफ का जिक्र कर रहा हूँ। सर, उस पे बोलने में क्यों घबरा रहे हैं? एआईयूडीएफ पे बात करिए ना, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये? हमारे महागठबंधन का एआईयूडीएफ भी एक पार्टी है। एआईयूडीएफ असम के लोगों की हित की बात करती है, एआईयूडीएफ असम के विकास की बात करती है, एआईयूडीएफ धर्म के नाम पर लोगों में घृणा नहीं फैलाती है। इनके जो मंत्री और ये मुस्लिम वोटर की बात भी करती है, इसको भी ऐड करेंगे? ये मुस्लिम वोटर्स की भी बात करती है, इसको भी ऐड करना चाहेंगे? इनको एआईयूडीएफ से आपको मुस्लिम वोटर्स का फायदा होगा क्या, ये भी समझाएंगे लोगों को? एआईयूडीएफ के जुड़ने से देखिए, जो भी लोग भाजपा के खिलाफ और असम में जो भी लोग असम को, भाजपा को बाहर फेंकने के लिए, बाहर हटाने, सत्ता से बाहर हटाने के लिए और असम की विकास से, असम के सामाजिक समरसता को आपस में जोड़ने के लिए काम करेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। चाहे वो एआईयूडीएफ हो, सीपीएम जो है उनकी भी विचारधारा हमसे नहीं मिलती है, लेकिन वो भी हमारे साथ है। बीपीएफ हमारे साथ था, लेकिन बीजेपी के साथ थी, वो छोड़ के आ गया। ठीक है, पार्टी में एजीपी का ठीक है जा साहब, आप मेरे साथ रहिए। अव्वल माजिद भी मेरे साथ है एआईयूडीएफ से। माजिद साहब, मुझे अच्छे से याद है कि 2016 से पहले असम में 15 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ये लोग एआईयूडीएफ को पूछते तक नहीं थे। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये तक कह दिया था, कौन अजमल बदरुद्दीन, आपको ध्यान होगा। सर, अचानक से फिर कांग्रेस के लिए आप इंपॉर्टेंट हो गए, आपको ये नहीं लगता कि ये तो अवसरवादी लोग हैं? माजिद साहब, हेलो, आपके लिए ऑडिबल हूं मैं, सुन पा रहे हैं आप मुझको? मिल रहा है। माजिद साहब, आप सवाल मेरा सुन पाए या फिर से बोलूं? अच्छा, फिर से बोलिए। माजिद साहब, मुझे जितना याद है 2016 से पहले जब 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब उस समय अजमल बदरुद्दीन की कोई हैसियत नहीं थी, एआईयूडीएफ की कोई हैसियत नहीं थी। तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तो ये तक कह दिया था, कौन अजमल। अब अचानक से एआईयूडीएफ, आप फिर से कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये अवसरवादी लोग नहीं है क्या जिनके साथ आप हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि पहले जो कांग्रेस का सरकार था, वो भले ही कोई कोराप्शन में जरूरत था, उसके लिए हम लोग उसके खिलाफ में था। वो पब्लिक हित में देखना, जैसे हम लोग मांगे थे, जैसे हमारा डिमांड था, वैसे नहीं किया था, इसके लिए उसका खिलाफ था। हमारा पार्टी सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी था उस टाइम। हमारा 3 MP था, 18 हम लोग के MLA था। और अभी जो हम बहुत बदनाम हो रहा है कि वो मुस्लिम के लिए है, वो एकदम बिल्कुल झूठ है। तो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हमारा MP था, हमारा सुपनपुर और ये मुस्लिम सीटों पे आपका दबदबा नहीं है माजिद साहब? मुस्लिम सीटों पे आपका दबदबा नहीं है? असम का पब्लिक के हित के लिए हम अभी जो बीजेपी सरकार गवर्नमेंट जब आया, बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि वो पब्लिक के लिए तो थोड़ी सोच रहा है, तो डेवलपमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं सोच रहा है। वो सिर्फ जात पात के लिए, धर्म के नाम पर आदमी को बंटवारा करके, आदमी को पोलराइज करके, उसको
मैंने सत्ता चलाना का था, वो तो एक्चुअली कोई विकास के लिए नहीं है, उसका तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकदम गड्ढा में गया। असम में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एकदम चला गया, जो बड़ा बड़ा जाइंट स्टील पेपर मिल था वो भी बंद हो गया, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन ठप गया, ये इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो गया। इसके लिए हम लोग सोचा कि उसको हटाना है, तो उसको हटाना है बोल के हमारा पार्टी, देखिए हमारा पार्टी है, हमारा अभी तो हमारा जो रिकॉर्ड है और 18 MLA है हाईएस्ट, उसमें तो हम उसको हटा नहीं सकता है। इसलिए जो लाइक माइंडेड तो माजिद साहब तो मैं ये मानूं ना, आपको कांग्रेस में कोई, माजिद साहब तो मैं मानूं आपको कांग्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको लगता है बीजेपी को बाहर करना है तो कांग्रेस का साथ लेना होगा, इसे ऐसे समझे ना हम, सिंपल इक्वेशन। जी, हमको बीजेपी का बाहर करना है क्योंकि देश का ही नागरिक का जो हित में करना है उसको सोचना चाहिए, और जो भी धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स होता है उसको नहीं चाहिए। इसलिए जो ये नॉन कम्युनल जो है, धर्मनिरपेक्ष जो पार्टी है, इसका हम लोग मिला है, हम 8 पार्टी मिला है, ऐसे नहीं कि हम लोग सिर्फ कांग्रेस से मिला है, पीसीएस से मिला है, ये आपका सीपीएम से मिला है, सीपीएल से मिला है, ये बोलकर 8 पार्टी से मिला है। और हमें उम्मीद लगा है कि बाकी कुछ भी हो, लेकिन असम में धर्म के नाम पर होना नहीं चाहिए, डेवलपमेंट में सोशल इकोनॉमी के ठीक है, ये तो आदर्श बातें हैं, ये आदर्श बातें जो आप समझा रहे हैं, लेकिन चुनाव की हकीकत क्या है ये आप भी अच्छे से समझते हैं। आप मेरे साथ रहिए, सीनियर जर्नलिस्ट रविशंकर रवि मेरे साथ हैं। रविशंकर जी, असम में छोटे दलों की भूमिका तो आप मुझे समझाइए, लेकिन इसके साथ मुझे ये भी बताएं, क्या ये जो असम का मुकाबला है ये सिर्फ दो तरफा है, या फिर जो तीसरा एक विकल्प हम देख पा रहे हैं एजेपी और आरडी का, ये भी इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है सर क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि असम में छोटे दलों की भूमिका, असम में छोटे दलों की भूमिका ये है कि अपर असम में असम जातीय परिषद और सभी ओबीसी राज्य वहाँ पर है, और पूरे असम, अब दूसरी असम की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे पॉकेट हैं जहाँ पर इन छोटे दलों से बीजेपी को और बीजेपी गठबंधन को मुकाबला करना पड़ रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा के वेटरन नेता लगातार उत्तरी असम का दौरा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो उसका असर दिख रहा है। ये इसको सीधे छोटे दलों को वाइप आउट नहीं किया जा सकता है, वो प्रभाव दिखा है कई पॉकेटों में। दूसरी बात है, अगर आप बोडोलैंड की बात करें तो, और जो त्रिकोणीय मुकाबले की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो क्षेत्र के स्तर पर है। अगर हम लोअर असम में बात करें तो लोअर असम में बीजेपी अलायंस वर्सेस कांग्रेस यूडीएफ अलायंस, और उसमें बीपीएफ का एक फैक्टर है। देखिए, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बीपीएफ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चुनाव में बीपीएफ एक फैक्टर है बोडोलैंड की सीटों के लिए, क्योंकि भले ही भाजपा और यूपीपीएल ने मिलकर वहां पर सरकार बना ली, परिषद का गठन कर लिया, लेकिन वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बीपीपीएफ है। 17 सीटें मिली है मुझे, बहुमत के लिए 21 चाहिए था। अगर बीपीएफ और उन 12 सीटों का समर्थन सीधा सीधी बीजेपी सरकार को था पिछली बार। इस बार क्योंकि बीजेपी ने वहां पर यूपीपीएल के साथ समझौता किया है, तो बीपीएफ को जितनी सीटें मिलेंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी 12 सीटें इस बार मिलेंगी, ऐसा नहीं होने जा रहा, लेकिन जितनी सीटें भी मिलेंगी वो कांग्रेस को लाभ और भाजपा को नुकसान होगा। उसको इस ढंग से समझने की बात है। दूसरी बात यह है कि जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ आज, जैसे भाजपा का संकल्प घोषणा पत्र हुआ, इसके पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र हुआ, तो ये देखिए कि इस बार ऊपरी असम के चुनाव में चाय मजदूर एक बड़ा फैक्टर बन गया है। आप तमाम नेताओं के भाषण देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राहुल गांधी हो या कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी हो, सबके बयानों में, सबके भाषणों में चाय मजदूरों का सवाल एक बड़ा सवाल उठ गया है। और भाजपा सरकार ने अंतिम समय में
उनके मजदूरी बढ़ाई, लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। इसको कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा वहां पर बना रही है। और ऊपरी असम में जीत के लिए भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ऊपरी असम। उसमें भाजपा को ज्यादा से ज्यादा सीटें आनी होंगी, क्योंकि यह भाजपा गठबंधन को भी पता है कि जो थर्ड चरण का जो चुनाव है, तीसरे चरण का चुनाव लोअर असम में, वहाँ पर भाजपा गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। तो भाजपा इसकी भरपाई जो है ऊपरी असम और मध्य असम में करना चाहती है, और ऊपरी असम में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर पहले चरण में भाजपा अपने देश को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और आज का जो घोषणा पत्र है वो शिशु शिक्षा, असम सरकार पहले से ही यहाँ पर मुफ्त शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा उसने काम किया है। बाढ़ समस्या का समाधान एक बहुत ही पुराना नारा है और असम में एक बहुत ही पुरानी मांग है। आसू जैसे संगठन लंबे समय से बाढ़ समस्या को अस्थायी समस्या, राष्ट्रीय समस्या घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अगर यह मांग भाजपा के घोषणा पत्र में होती तो मुझे लगता है कि भाजपा के जिन रणनीतिकारों ने घोषणा पत्र तैयार किया है, अगर असम के बाढ़ समस्या को राष्ट्रीय समस्या घोषित कर दिया जाता तो ज्यादा कारगर होता ठीक है, बाढ़ मुक्त असम का गठन करने। ठीक है। तो कुछ चीजें थी जिसपे ध्यान देने की जरूरत थी मैनिफेस्टो के लिहाज से, लेकिन प्रमोद स्वामी जी, बीपीएफ से दूरी के बाद बीजेपी को ये चुनावी जंग कितनी मुश्किल लग रही है, ईमानदारी से बताइएगा। हालांकि आप बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सर, पिछली बार साथ थे, इस बार साथ नहीं है, तो लगता है कि कुछ दिक्कत हो सकती है? नहीं, इसके आपके इस प्रश्न के पहले मैं एक दो बातें जो रवि जी ने कही, मैं उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा। जैसे हमने बाढ़ मुक्त की बात तो कही है, लेकिन बाढ़ मुक्त के साथ में जो हमारी सरकार ने ऑलरेडी जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसमें इरोजन की जो समस्या, उसको नेशनल कैलेमिटीज के रूप में हमने मान्यता ऑलरेडी हम दे चुके हैं। पिछले 5 साल में भाजपा सरकार ने तटबंध के लिए क्या क्या बताइए? आप बोल देता हूँ। दूसरी बात, आपने टी गार्डन का जो जिक्र किया, तो एक समय ऐसा था कि वहाँ जो हमारे जो टी गार्डन के जो हमारे मजदूर भाई है, उनको सर्विस जो है, उनको उनके बैंक खाते तक नहीं थे। आज हमारी सरकार आने के बाद में 7,70,000 लोगों के हमने वहाँ खाते खोले और उनके अकाउंट में 3-3 हजार करके 6,000 रुपए उनके अकाउंट में हमने डाले हैं। इस तरह से मजदूरी एक समय में राजीव ने वादा किया था 351 रुपया देने का बगानों में, आप उसको दे नहीं पाए। रमन झा एक एक करके बात करेंगे। रमन जी, हम नहीं समझ पाएंगे, सब साथ बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। एक बार प्रमोद जी को बोलने दीजिए, फिर आप ही के पास आऊंगा। प्रमोद जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। इनके समय में 60 साल तक शासन किया, इनके समय में आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, मात्र 96 रुपया मजदूरी देते थे और हमने 217 रुपया मजदूरी की है और 100 रुपया जो है वो काम अलग से देने के लिए हमने घोषणा की है। तो जो 60 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया चाय बाजार के मजदूरों के लिए, और राजीव जी ने खुद कहा कि हम 1 रुपया बेचते हैं और मात्र 15 पैसा पहुंचता है। आज मोदी जी 1 रुपया प्रमोद जी अब बीपीएफ पे आ जाइए सर, आप बीपीएफ पे आ जाइए। मेरा शो असल में छोटे दलों पे ही है, उस पर भी बात करनी है मुझको। सर मुझे बताइए, बीपीएफ की दूरी कितनी बड़ी मुश्किल है? सीधा सवाल सर, बीपीएफ की दूरी कितनी बड़ी मुश्किल है? मैं बता रहा हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी, एजीपी और यूपीपीएल मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। उनका अपना एक गठबंधन है, हम हमारी रणनीति के तहत जा रहे हैं। हमने जो जनता के लिए काम किया उसको लेकर के जा रहे हैं। दूसरी बात, आज उन्होंने बदरुद्दीन साहब से जो गठबंधन किया उसके बारे में आप सवाल नहीं कर रहे। जो एक समय में आसाम से मुख्यमंत्री थे इस तरह के तरुण गोगोई साहब, उन्होंने कहा था बदरुद्दीन, मैंने आपने नहीं सुना, आपने नहीं सुना मैंने माजिद साहब से क्या पूछा था? प्रमोद जी, आपने नहीं सुना माजिद साहब से मैंने क्या पूछा था? ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो बदरुद्दीन साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो 3,000 मस्जिदें। आप डरा रहे हैं क्या? अजमल बदरुद्दीन के नाम पे असम के वोटर्स को बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है क्या? हम डरा नहीं रहे हैं, आप बदरुद्दीन साहब के ध्यान को सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो 3,000 मस्जिदें गिराई जाएगी असम में। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि 5 साल तक हमारी सरकार रही, कितनी मस्जिदें गिराई गई? तो इस तरह की बातें, जो वाहियात बातें, तो उनकी तरफ से हो रही है ना। वो कह
मदरसों अनुदान बंद किया, मजहबी शिक्षा जो भी ठीक है, मदरसों में जिस ब्रेक पे मदरसों जाना है, दी लेकिन जा उससे रही है, पहले और वो एक कहते हैं क्विक कि रिएक्शन हम- माजिद साहब से, सरकारी एक क्विक मदरसों रिएक्शन को प्रमोद वापस स्वामी, चालू कर प्रमोद देंगे। स्वामी मुझे ब्रेक पे जाना है, एक क्विक रिएक्शन माजिद साहब, बीजेपी के आने पे मस्जिदें गिरा दी जाएंगी, ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि ये तो असंभव हो गया, ऐसा बात नहीं है। जो आदमी को मन में जो नहीं बोला, बदूते ने नहीं बोला। आप लोगों की तरफ से कहा गया कि नहीं कहा गया? अवल मजीद, आपकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं कहा गया? ऐसा क्यों डर फैला रहे हैं? यूट्यूब की क्लिप है, मैं क्लिप भेज दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल कहा है इन्होंने। बिल्कुल ठीक नहीं, आपके उत्तर में जो बोल रहा है अभी हेमंत विश्व शर्मा जो बोल रहा है, हमेशा वो मुस्लिम के खिलाफ एक ही और सुना है, तो मुस्लिम के खिलाफ कभी बोल रहा है कि तो उसके बाद से ऐसे बहुत निकल रखा है ना। ठीक है, तो लोकतंत्र में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम की राजनीति की, असम के चुनाव की, और असम में मौजूद छोटे दलों की जो बड़ी भूमिका में हमें और आपको आने वाले समय में नजर आ सकते हैं। और यही आकलन और विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों को खास पैनल जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का रुख करता हूं, रमन झा मेरे साथ हैं। रमन झा साहब, असल में बीपीएफ का हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे, लेकिन बीपीएफ की वापसी कांग्रेस के लिए कितना बड़ा वरदान है? कांग्रेस कितनी उम्मीदें लगाए बैठी है? क्योंकि बीपीएफ का रिकॉर्ड है, जिसके साथ होती है उसकी नैया पार होती है। देखिए, बीपीएफ का एक अपना पकड़ है। उत्तरी असम के तकरीबन अरुणाचल के सीमांचल से लेके पूरे धुबरी जिला तक जो ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे हुए हैं, उसके अलावा अपनी असम में भी बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, प्लेन और पहाड़ी इलाका, जहाँ बीपीएफ मतलब बोडो समुदाय के लोग रहते हैं, और उनका एक स्वभाव है, तो उसका असर तो पड़ेगा ही चुनाव पे, और ये भाजपा को घाटा होगा इससे, क्योंकि उनके जो अपने पार्टनर हैं, महेश पार्टनर, उनको छोड़ते जा रहे हैं। और दूसरी चीज मैं यहाँ और कहना चाहूंगा कि आज भाजपा ने जो 10 घोषणा पत्र में जो 10 संकल्प लिए हैं, आप देखेंगे कि उस संकल्प में कहीं भी चाय बागान का जिक्र नहीं है, ना ही चाय मजदूरों का जिक्र है। अभी रविशंकर जी ने कहा है कि एक चाय बागान के लोग अपनी असम में और उत्तरी असम में बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन उनके मजदूरों से उन्होंने आज से 5 साल पहले वादा किया था कि हम 351 रुपया जल्दी दिहाड़ी देंगे। लेकिन इस 10 संकल्प जो है, मूल संकल्प घोषणा पत्र के भीतर क्या है मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन ये जो 10 मूल संकल्प है जो उन्होंने 10 हाईलाइट इशू किए हैं, उसमें कहीं भी चाय बागान के मजदूरों की चर्चा नहीं है और उनकी अवहेलना की गई है। दूसरा चीज है कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि हम 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे। पिछले साल उन्होंने, पिछले चुनाव में उन्होंने इसी असेंबली के 2016 में 25 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। आज तक उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है? तो ये अब अपने बैकफुट पे है, ये अपने ही वादा से पीछे हट रहे हैं। रमन जी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हर गृहिणी को 2000 रुपए देने की बात कही है, लेकिन बीजेपी हर घर को 3000 रुपए देने की बात कर रही है। तो सर, वहां पे तो आपसे ज्यादा बात कर रही है बीजेपी, क्यों उनकी वादों पे यकीन न करें? 30 लाख परिवार को दे रही है, जिसे बीजेपी 30 लाख परिवारों को देने की बात कर रही है, जिनको उन्होंने 825 रुपए अभी दे रहे हैं, और उन्होंने अपनी बोल के उन्होंने आपसी के साथ तो उन्हें देना था, वो पहले ही 3000 रुपया दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ 825 रुपया दे रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस ने घोषणा किया, ठीक है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही। प्रमोद स्वामी मेरे साथ हैं। प्रमोद जी, असल में जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए, जिन 10 संकल्पों की बात की गई, वो बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि उन बातों के साथ उन बातों को हासिल करने का तरीका, वो मैकेनिज्म, वो रणनीति, वो प्रक्रिया बताई गई होती लोगों को तो ज्यादा अच्छा होगा? रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार लाएंगे कहां से? आप फंड्स देंगे, लेकिन फंड्स लाएंगे कहां से? ये ज्यादा समझा पाते तो ज्यादा अच्छा रहता। देखिए, हमारी जो स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना है, उसके तहत सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है, उनको ऑलरेडी हम 50,000 रुपया करके हर व्यक्ति को हम दे रहे हैं। ये स्कीम हमारी ऑलरेडी चल रही है। मुद्रा योजना के तहत लोन की स्कीम जो है हमारी ऑलरेडी चल रही है। तो इस तरह से हमने जो विभिन्न जो योजनाएं हैं हमारी ऑलरेडी चल रही है, और इसी को हम आगे बढ़ा करके और गति प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ मूल प्रश्न है कि 5 साल में हमारे समय में कितना विकास हुआ और 60 साल में कितना विकास हुआ, ये तुलनात्मक रूप से मैंने आपको पहले भी बता दिया है। लेकिन आज यहाँ सिर्फ मुद्दा विकास का नहीं है, मुद्दा विकास के अलावा यहाँ हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा का भी मुद्दा है। एक समय में हमारे जो श्रीमंत शंकरदेव है, उनके जन्म स्थान की माटी पर घुसपैठियों ने कब्जा किया था। एक समय में हमारे जो वनांचल की भूमि है काजीरंगा में, वहाँ घुसपैठी ने कब्जा किया था। लेकिन
लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई। हमारी सरकार आने के बाद में हमने कार्रवाई की और वनांचल की भूमि काजीरंगा को घुसपैठियों से मुक्त किया और श्रीमान शंकर देव के जन्म स्थान बदरदुआ में घुसपैठियों ने जो कब्जा किया था उससे उनको मुक्त किया। तो अब ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे शेरमान अली साहब, उन्होंने जो हमारा जो श्रीमान शंकरदेव कला क्षेत्र है, प्रमोद जी अच्छा नहीं होता, प्रमोद जी अच्छा नहीं होता कि विकास की बातें आप करते, बीजेपी ने 5 साल में क्या किया ये बताते, बनिस्पत इसके कि हिंदुत्व की बातें करते, बनिस्पत इसके कि मुगलों का शासन आ जाएगा कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई। सर इस तरह की बातों से अच्छा विकास की बातें करते तो ज्यादा बेहतर होता। 5 साल के काम बताते ना आप अपने, आप 5 साल के काम बताते अपने। मैं बताए 6 साल में उनके समय में 1 ब्रिज, हमारे समय में 5 साल में 6 ब्रिज, उनके समय में 60 साल में उनके 6 मेडिकल और हमारे समय में 5 साल में 6 मेडिकल और 1 एम्स। तुलनात्मक है। जीएसटी उनके समय में 2014 में 1,85,000 और 2019-20 में 3.5 लाख करोड़। उनके समय में जो पर कैपिटा इनकम 66,000 थी, जो आज बढ़कर के 90,000 करीब पहुंच चुकी है। तो डेवलपमेंट का मुद्दा हमारा है और डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन जनता के बीच में डेवलपमेंट के साथ में हमारी जो सभ्यता और संस्कृति के ऊपर जो खतरा उमड़ रहा है उसकी बात की हम जनता के सामने कर रहे हैं। जनता इस पर निर्णय ले। ठीक है सर, ठीक है। रविशंकर रवि हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट है। रविशंकर जी, जो ये सभ्यता और संस्कृति का तुर्रा बीजेपी छोड़ रही है, सर इसके मायने क्या है असल में? ये कितना प्रासंगिक हो जाता है एक तरफ विकास की बातों में और 5 साल की कामों की बातों के बीच? देखिए, वो सीधा सीधी है। इसमें बीजेपी के साथ कंपल्सन ये है कि कांग्रेस और एओडीएफ के अलायंस के बाद भाजपा चाहती है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो। सीधा सीधी है। राजनीतिक ढंग से लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि असम में स्थिति ये है, वो जो जनसंख्या का जो ढांचा है जिसके लिए आंसू और इन सारे लोगों ने आंदोलन किया, वो कुछ इस ढंग से है कि अगर कांग्रेस और एओडीएफ एक साथ हो जाते हैं तो विधानसभा चुनाव में इसका बहुत व्यापक असर पड़ता है। इसीलिए भाजपा की तरफ से पहले ये कोशिश की गई कि गठबंधन हो नहीं, और जब गठबंधन हो गया तो निश्चित रूप से ये असम की सभ्यता का सवाल उठा है। और अभी जो कुछ दिन पहले चाय बागानों की बात हो रही थी, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, कांग्रेस को तो चाय बागान के लोगों पर नैतिक रूप से बात करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने चाय बागान के नेताओं के मजदूरों के बल पर असम में लगातार शासन किया और एसीएसएमएस असम चाय मजदूर संघ के जो नेता हैं वो उन चाय मजदूरों के वोटों से लगातार जीतते रहे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। लेकिन कांग्रेस ने कभी चाय मजदूरों की बुनियादी समस्याओं पर नहीं सोचा। एसटी का दर्जा तो एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी मांग रही है उनकी। सर अभी फोटो तो खिंचवाई गई थी, सर टी गार्डन्स में। लास्ट में तरुण गोगोई के कार्यकाल में चाय बागानों के लिए कुछ पहल शुरू हुई और उसके बाद कुछ काम हुए थे, लेकिन उनके एसटी का दर्जा रुका रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको एसटी का दर्जा देने का वादा किया था, वो वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया। ये अच्छी बात है कि चाय बागान में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर, चाय मजदूर के बच्चों के लिए एजुकेशन में कुछ रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई है। तो निश्चित रूप से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। और ये जो उनके नाम से जो बैंक खाते खुले, तो बीच में जो मजोलिए लोग थे, चाय मजदूरों को जिस दिन पैसा मिलता था सप्ताह में, ये सारे लोग जुड़ जाते थे, महाजन टाइप के लोग, और वो पैसा ले जाते थे। इसका फायदा हुआ है। लेकिन जो चाय मजदूर की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण मांग है वह है एसटी का दर्जा देना, और वह नहीं मिला है। और यही एक मुद्दा है जो चाय मजदूरों को लगता है कि हमारे साथ हमेशा। अच्छा सर, मुझे एआईयूडीएफ की स्थिति भी समझाइए और उसके साथ जो कांग्रेस का कॉम्बिनेशन है वो कितना असर डाल पाएगा सर, खासकर मुस्लिम वोटर्स जहां जहां पे वहां पर? इसका असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है, जहां पर मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन अब ये देखना है कि कांग्रेस और एओडीएफ ये जो रिवेल कैंडिडेट जो निकल रहे हैं हर क्षेत्र से,
जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट को टिकट मिला है वहां पर एओडीएफ का कोई उम्मीदवार रिबेल हो गया है। जहां एओडीएफ का को टिकट मिला है वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार रिबेल हो गया है। और ये बागी लोग जितना बढ़ेंगे, उनकी ताकत जितना बढ़ेगी, उतना भाजपा गठबंधन के लिए फायदा है। और वैसे बागी लोगों की मदद के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। वो चाहती है कि उनमें फूट पड़े और निश्चित रूप से इस दिशा में कुछ हद तक भाजपा को सफलता भी मिली है। लेकिन अभी भाजपा की बराक घाटी में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है। वहाँ की 15 सीटें हैं और ये सबसे ज्यादा परेशानी अभी हो रही है बराक घाटी में। वहाँ पर कांग्रेस एओडीएफ की गठबंधन की वजह से भाजपा के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इसलिए अब सारे नेताओं का ध्यान बराक घाटी पर है और वहां पर भाजपा में इन फाइटिंग हुई है उसको भी मैनेज करने की कोशिश हो रही है। तो निश्चित रूप से ये आपने जो सवाल कहा कि कांग्रेस एओडीएफ का गठबंधन निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती तो है। जी ठीक है। प्रमोद स्वामी जी, आपको याद है ना? कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा कहिए, जल्दी से कहिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ रवि जी को मैं एक चीज बता दूं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नैतिक अधिकार नहीं बनता बगान पे बोलने के लिए। सन 1985 के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे भारत का, तो उन्होंने पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। उस समय असम में असम गण परिषद की सरकार थी और असम गण परिषद के सरकार ने चाय बगान के क्षेत्र को पंचायती राज से बाहर रखा था। फिर जब 1991 में असम में कांग्रेस की सरकार आई, विशेषकर से मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने बगान के लोगों को भी, बगान के क्षेत्र को भी पंचायती राज में लाया और पंचायती व्यवस्था वहाँ लागू की। और जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो पंचायत के तरफ से लोगों को मिलता है वह वहाँ के लोगों को मिलना शुरू हुआ। ये कांग्रेस की देन थी। शिक्षा का अधिकार, उनके भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, उनके बच्चों को जो अधिकार मिला वो कांग्रेस के समय में मिला था। हेल्थ के सेक्टर में भी मिला। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा बगान के लोगों के और बगान के लोगों के सुख सुविधा के साथ साथ उनकी मजदूरी की भी चिंता करती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के दिन में 167 रुपया मिलता था। अभी इन्होंने क्या किया, भाजपा ने 50 रुपया जो बढ़ाया था बगान में, वो ना तो बगान के पद से बात किया, ना तो अब खुद जाके घोषणा कर दिए कि आज से 50 रुपया बगान की मजदूरी घोषित हो गई, बढ़ा दिया गया है। जिसे बगान के मालिक ने हाईकोर्ट में, गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया उसको। पहले क्या होता था कि जब भी चाय मजदूरों की मजदूरी की वृद्धि की जाती थी तो एसएमएस, असम चाय मजदूर संघ, मालिक पक्ष और सरकार का पक्ष तीनों बैठ के इसके निर्णय लेते थे कि कितनी मजदूरी बढ़ाई जाए। लेकिन भाजपा ने चुनाव से पहले, अभी कुछ दिन पहले ही 50 रुपया बढ़ाया और मालिक पक्ष, ये बगान मालिक और भाजपा की मनीष उद्योगपति और भाजपा की जो सांठगांठ है, इसी का एक हम कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र था बगान के लोगों के खिलाफ, ताकि उन्हें लगे कि उन्हें 50 रुपया की मजदूरी दी गई, बढ़ाई गई, सरकार ने बढ़ा दिया, वो पे बंद कर दिया, और हम क्या करें। ठीक है, षड्यंत्र है। ठीक है, बगान का शोषण ठीक है सर, ठीक है, कर रही है। हाँ। हमने तो कहा है कि 365 रुपया गारंटी कांग्रेस ने दी है और हम पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है। आपने फोटो भी खिंचवाई है, आपकी प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी, उन्होंने फोटो भी खिंचवाई है। सर वो भी बता दीजिए, एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी वो भी। उन्होंने कहा वो लोगों के बीच में फोटो नहीं खिंचवाया, वो बगान के मजदूरों के घर जाके देखना चाहती थी कि मजदूर कितने परेशान है। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ प्रमोद स्वामी भी हैं। प्रमोद जी, पिछली बार का मुकाबला और पिछली बार की जंग आपको याद होगी ना कि कांग्रेस हर सीट पे बेहद करीब थी आपके, वो भी तब जब 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तब हर सीट पे कांग्रेस ने आपको जबरदस्त फाइट दी थी। इस बार तो जवाब आपको देना है, आपके कामों को गिना जाएगा, आप अकाउंटेबल होंगे। आपको नहीं लगता कि इस बार रिस्क ज्यादा है? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने 60 साल तक इन्होंने कितनी मजदूरी दी थी गाइडेंस के जो हमारे वर्कर है, मात्र 96 रुपीज। तो जिन्होंने खुद 96 रुपीज मजदूरी दी, आज वो हम पे सवाल उठा रहे हैं, तो ये भी एक प्रश्न अपने आप से बहुत बड़ा है कि 60 सालों में देखिए, आप बीच में मत बोलिए, ऐसे डिबेट नहीं होगा। आप जब बोले मैं भी नहीं बोला, सुन लीजिए जरा। दूसरी, रवि जी ने खुद इस बात का जिक्र किया कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने वहाँ मजबूत किया है, और शिक्षा और चिकित्सा, पहले वहाँ चिकित्सा की सुविधा नहीं थी। तो माननीय हमारे आज के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो वहाँ उन्होंने मोबाइल मेडिकल यूनिट का जो है वहाँ उनको उनकी व्यवस्था की, और 320 टी गार्डनों में करीब 80 जो है मोबाइल मेडिकल जो यूनिट है
उनके द्वारा उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। और 60 साल में ये जो पैसा भेजते थे वो मजदूरों के अकाउंट में नहीं पहुंचता था, क्योंकि मजदूरों के अकाउंट ही नहीं थे। हमने करीब 7,80,000 मजदूरों के अकाउंट खोले और आज ठीक है प्रमोद जी, ठीक है रमन जी आ रहा हूँ। प्रमोद जी, पिछली बार की सरकार को कोस कोस के उनकी खामियां गिना के आप सत्ता में आ गए। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, जब 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के दौरान कांग्रेस ने आपको हर सीट पे जोरदार फाइट दी, इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ होगी। आप बताइए ना कैसे फाइट करेंगे कांग्रेस के साथ? घनश्याम जी मैं तथ्यों के साथ आपके सामने बात रखना चाह रहा हूँ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हमने 7 सीटें एमपीसी दी थी और 2019 के चुनाव में हमारी संख्या 7 की बजाय 9 होगी। 9 सीटें हमने लोकसभा की दी थी। 2016 में हमें बहुमत बना। जो हमारे यहाँ जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें जनता ने हमें हमारे पक्ष में जनादेश दिया। ऑटोनॉमी काउंसिल से जितने भी चुनाव हुए उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन को सफलता हासिल हुई है। तो आसाम की जनता का आशीर्वाद, हमने जो काम किया है और हमारे पास में नीति भी है, नेतृत्व भी है और विजन भी है। इनके पास कोई नीति है लेकिन विजन है। तो हम नीति और विजन के साथ जनता के पास जा रहे हैं और जनता हमारे पक्ष में जनादेश देगी, ऐसा मेरा मानना है। रमन झा, असल में हेमंत बिस्वा जैसे कद का कोई नेता आपके यहाँ ना होना, गोगोई साहब की एक्सपायर हो जाना, उनका निधन हो जाना, उनके जैसे कद का कोई लोग आपके यहाँ ना होना, आपको क्या लगता है ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है क्या इस बार? इस बार कांग्रेस के लिए देखिए कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा घबराई है। हेमंत जैसे कद्दावार नेता आप कह रहे हैं जिससे उन्हें असम की जनता कितनी एक्सेप्ट करती है तो इस बार के चुनाव में पता चल जाएगा। आज आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री और हेमंत बिस्वा शर्मा जहाँ जहाँ अपने असम में जा रहे हैं, यहाँ तक कि अमित शाह के चुनाव में भी लोग वहाँ लोगों प्रमोद जी अभी आप ही समझा रहे थे ना, अभी आप ही समझा रहे थे ना कि जब आप बात करें तो कोई और ना बोले। तो रमन झा बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं सर? अपने बनाए हुए नियम खुद ही तोड़ रहे हैं डिबेट में, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। प्रमोद जी भूल जाते हैं। रमन झा अच्छा बोलिए रमन झा बोलिए। पुरानी कांग्रेस की प्रमोद जी से मित्रता ज्यादा है, इसलिए उनसे रहा नहीं जाता है। दूसरी बात है कि हमारी सरकार आ रही है, आपने कहा कद्दावार नेता, हमारे यहाँ नेता की कमी नहीं है। हमारे नेता भी जहाँ जा रहे हैं आप देखेंगे कि हमारे जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सेल्फी लीडर, जहाँ जाते हैं लोगों की भीड़ मचती है। और ऊपरी असम में जहाँ आपका 6 जिले में 42 सीट है, इस बार इस लोगों के मन में इतनी आक्रोश है भाजपा की वजह से, और भाजपा यहाँ से ज्यादा सीट जीतती है और सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को यही होगा। सबसे ज्यादा ऊपरी असम में ही भाजपा को नुकसान होगा। ये सोच रहे हैं कि अपने साथ अच्छा होगा, ये आप देखिएगा कि जब जिस दिन बक्सा खुलेगा मुंबई को, उस दिन भाजपा के रमन झा कांग्रेस को खुद पे ज्यादा भरोसा है, कांग्रेस को खुद पे ज्यादा भरोसा है या बीपीए पे भरोसा है या एआईयूडीएफ पे भरोसा है? इन पे ज्यादा भरोसा है क्या? कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और इसके अपने आदर्श हैं, अपनी नीति है और ये लोगों के साथ है। हम भाजपा ने तो हमें खुद कोसा था, हम तो लोगों से यही कह रहे हैं कि भाजपा ने जो पिछले 5 साल में वादा किया था, जनता से क्या किया? ये भाजपा अपने वादा को नहीं गिरा पा रही, अपने काम को नहीं गिरा पा रही है। उन्होंने जो वादा किया था लोगों से, वो काम उन्होंने क्यों नहीं किया? बाहर से फिर देता जब जनता उनसे प्रश्न करती है। तो कांग्रेस को पूरा भरोसा है अपने पार्टी पे और अपने सहयोग की पार्टी पे भी, क्योंकि जो भी सहयोग पार्टी कांग्रेस के आदर्श नीति को मान के असम के विकास के लिए, असम के हित के साथ हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा है। भरोसा अगर कहीं नहीं है तो भाजपा के गठबंधन में नहीं है। बीपीएफ परेशान है, केजीपी परेशान है, बीपीएफ उन्हें छोड़ के आ चुका है, तो वहाँ असंतोष का माहौल है। 2 मुख्यमंत्री है, एक सर्वानंद सोनोवाल भौतिक मुख्यमंत्री। और हमने दूसरे प्रदेशों में भी आपके महागठबंधन का हाल देखा है, दूसरे प्रदेशों में भी आपके महागठबंधन की हवा निकलती देखी है, जहां पे बीजेपी अकेली थी और आपका बहुत बड़ा कुनबा था, वहां भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो असम में कर पाएंगे ऐसा थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो ठीक है। रवि मेरे साथ है। रविशंकर जी, असल में सीएए और एनआरसी सर असम के कॉन्टेक्स्ट में कितना बड़ा मुद्दा चुनाव में होने जा रहा है? रमन झा आ रहा हूँ आपके पास। रवि सर देखिए, सीएए को लेकर लगातार कांग्रेस ने लगातार अभियान चलाया, उसको एओडीएफ ने भी अभियान चलाया और आसू ने
24 को कल हर पूरे राज्य में धरना की घोषणा की है इसी को मांग को लेकर। जी। जो नए छोटे राजनीतिक दल बने हैं, असम जातीय परिषद, उनकी मुख्य मांग यही है सीएए को लेकर, और बल्कि सीएए के विरोध के आंदोलन के बीच से ही इस पार्टी का गठन हुआ है। और भाजपा इस सवाल पर बहुत मुखर नहीं होना चाहती है, खास करके पहले चरण के चुनाव तक, क्योंकि वह, हालांकि आज मैं देख रहा था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास को आज ये कहना पड़ा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम सीएए को लागू करेंगे। आज बहुत दिन के बाद मैंने किसी भाजपा नेता के मुख से सीएए के बारे में इस तरह का बयान सुना। वो इस मामले में बहुत ज्यादा मुखर नहीं है और इस मुद्दे को अभी ज्यादा महत्व भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जो विपक्ष में है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल जो भाजपा गठबंधन के खिलाफ खड़ा हुआ है, वह इस मुद्दे को हवा देना चाहता है, एक बार फिर से इस मुद्दे को गरमाना चाहता है। हालांकि अभी तक जो सीएए को लेकर जो पहले विरोध था, जिस ढंग से आंदोलन लहर थी, अभी वो स्थिति नहीं बन पाई है, वो वेव अभी इसको लेकर नहीं हो पाया है। और भाजपा भी नहीं चाहेगी कि सीएए के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा कम से कम पहले चरण के चुनाव तक बने। रविशंकर जी, बराक वैली जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जहां 15 सीटें हैं और जहां पे बीजेपी की हालत उतनी अच्छी फिलहाल नजर नहीं आती, क्या उसकी वजह यह भी है कि सीएए को लेकर जो विलंब है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसकी वजह से वहां पे थोड़ी सी कंडीशन खराब है? नहीं, सीएए को लेकर मेन वहां पर जो बराक घाटी में हुआ है, बराक घाटी में जो पॉपुलेशन जो पैटर्न है, जो वोटर्स का पैटर्न है, वो इस ढंग से है कि अगर मुस्लिम वोट अगर वहां पर डिवाइड नहीं हो तो भाजपा के लिए दिक्कत होती है। और अधिकांश सीटों में 4-5 सीट अगर मैं छोड़ दूं तो वहां पर ये स्थिति है, इसलिए भाजपा की चिंता है। भाजपा नहीं चाहती है कि वहां पर कांग्रेस और एलडीएफ का अलायंस सक्सेस हो, क्योंकि वहां पर जो पैटर्न ऑफ वोटर्स है वो कुछ इस ढंग से है कि उसमें मुस्लिम वोटों का डिवीजन बहुत ही जरूरी है। ठीक है प्रमोद जी, कई बार रैलियों में आपकी देखने को मिला है कि आपके टारगेट पे कांग्रेस से ज्यादा अजमल बदरुद्दीन है। इसकी वजह क्या है सर? वोटों का ध्रुवीकरण, उनके नाम पे लोगों को घबराना और ये कोशिश करना कि चलिए इसी बहाने हिंदू वोट कम से कम इकट्ठा हो जाएंगे? देखिए, अगर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की बात करना अगर आपकी नजर में सांप्रदायिकता है तो मैं इससे कुछ नहीं कहूंगा। सबसे मेन चीज है कि कांग्रेस ने आपको केरल में किससे गठबंधन किया? मुस्लिम लीग से गठबंधन किया कांग्रेस ने। आपको बंगाल में रेडिकल मुस्लिम ग्रुप से उन्होंने गठबंधन किया। आपको आसाम में उन्होंने बदरुद्दीन साहब से उन्होंने गठबंधन किया। तो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सेक्युलरिस्ट पार्टी बोलती है, जो लेकिन आज उनका जो सेक्युलरिज्म है वो सीधा सेक्युलरिज्म है, छद्म धर्मनिरपेक्षता है। और हम जिस सेक्युलरिज्म की बात करते हैं वो सर्वधर्म समभाव का सेक्युलरिज्म है, वो जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन का सेक्युलरिज्म है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामय का सेक्युलरिज्म है। तो ये एक वैचारिक लड़ाई है जो हम उनके साथ लड़ रहे हैं और इसका निर्णय देश की जनता करेगी कि उनको किस तरह का सेक्युलरिज्म चाहिए। क्या उनको जो कांग्रेस पार्टी जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है वैसा सेक्युलरिज्म चाहिए? क्या बंगाल में जब वो रेडिकल मुस्लिम ग्रुप के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वैसा सेक्युलरिज्म चाहिए? बदरुद्दीन साहब के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वैसा सेक्युलरिज्म चाहिए? तो ये एक वैचारिक लड़ाई है। इस लड़ाई को हम वैचारिक दृष्टिकोण से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी नजर में ये प्राचीन राष्ट्र है जिसकी 5000 आक्रांताओं ने हमारे ऊपर में आक्रमण कर करके हमारी सभ्यता और संस्कृति को विनष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन ये भारत की सभ्यता और संस्कृति की विशालता है कि आज भी हमारी सभ्यता और संस्कृति उसी तरह खड़ी होकर करके इन आक्रांताओं के विरुद्ध में हम आज भी वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये एक वैचारिक लड़ाई है, इसमें कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, हम अपना पक्ष रख रहे हैं और हम जनता के बीच में अपना पक्ष लेकर के जा रहे हैं। रमन झा, ठीक है रमन झा, आप समझाइए सर, कांग्रेस से ज्यादा अजमल पर हमलावर बीजेपी क्यों है? कांग्रेस कैसे देखती है इस तरह के हमले को? देखिए, बीजेपी हमेशा
घृणा फैलाने की और समाज को बांटने की राजनीति करती रही है। लेकिन बीजेपी एक स्वार्थी पार्टी है। उन्हें जहां जब सुविधा मिलता है और उस तरह जब वो कश्मीर में थे सरकार बनाना था तो पीडीपी के साथ सरकार बना रहे थे। जेपीडी के बारे में लोग कहते हैं कि वह ये पार्टी माने चरम इस्लामीवाद मान लीजिए या चरम कट्टरपंथी मान लीजिए, उनके साथ सरकार बना रहा था उन्होंने। आज भी असम में कुछ दिन पहले तक ये एआईजीएफ के साथ 3 जिला समिति जो है जिला पंचायत समिति का साथ पार्टनरशिप थे तो साथ थे। तो इनको सुविधावादी की राजनीति करते हैं। ये इनके मंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा कहते हैं कि 33% लोगों का मुझे वोट नहीं चाहिए, वो मुगल का वोट नहीं चाहिए। लेकिन ये नहीं कहते लोगों से कि मुगल जब असम से आक्रमण करने आए थे तो मुगल सेना का प्रतिनिधित्व राम सिंह नाम के सेनापति कर रहा था। वो लोगों से ये नहीं कहते कि जिस मुगल को असम से लचित बरफुकन ने सीमा से भगाया था, उस समय लचित बरफुकन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो युद्ध कर रहा था बाघ अर्जुन का, उनका सही नाम इस्माइल सिद्दीक है। तो ये लोगों को ये नहीं कहते कि हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप के जो सेनापति थे हकीम खां, ये नहीं कहते कि अकबर के सेनापति उस समय अकबर के सेनापति मान सिंह थे। तो ये क्या कहते हैं लोगों में, ये ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन ये लोगों में विभ्रांति धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे लोगों को डराएंगे और वोट लेंगे। अभी लोग इनकी राजनीति को समझ चुका है, ये जान चुका है कि ये हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। फूट राजभरों की नीति पे भाजपा चल रही है और लोग इसे नकार रही है। असम हजाम फकीर शंकरदेव जैसे संशोधित बनी है, यहाँ धार्मिक उन्माद नहीं चलता है, फिर भी असम को भी उस धार्मिक उन्माद में डालना चाहते हैं। लेकिन असम की जनता इस बार इन्हें अच्छा सबक सिखाएगी और जब जिस दिन 2 मई को देखिएगा इन्हें ये धार्मिक उन्माद फैलाने का सजा असम की जनता ठीक है रविशंकर सर, असल में असम जाति परिषद की बात करें, रायजो दल की बात करें सर, ये जो नई क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनकी एग्जिस्टेंस आप इन चुनाव में कैसे देखते हैं सर, कितने इंपैक्टफुल हैं ये? रविशंकर जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है रमन जी, आप मुझे बताइए सर कि असल में ये जो नए क्षेत्रीय दल हैं आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए दे पाएंगे तीसरे विकल्प के तौर पे? वो हमें बड़ा चुनौती नहीं दे रहे हैं। अगर वो चुनौती देंगे तो भाजपा को ही, क्योंकि वो भाजपा के ही सहयोगी रहे। 2016 में असम का जो क्षेत्रीय वोट था वो पूरा भाजपा को मिला था क्योंकि उनका अलग था। अब क्या एजेपी के बनने से क्षेत्रीय दलों क्षेत्रीय वोट रीजनल वोट जो है ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इनसे किसी तरह का कोई मुकाबला, कोई चैलेंज नहीं है, मुकाबला असल में 2 ही दलों का है, बीजेपी और कांग्रेस का। सर ठीक है, लोकतंत्र मेरे पास इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया रमन जी आपका, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए। तो असम की सियासत का ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इसके लिए चुनावों का इंतजार करना होगा और चुनाव के बाद असल में परिणामों का इंतजार करना होगा कि किसकी स्ट्रैटेजी कितनी काम आई। एआईयूडीएफ का साथ कांग्रेस के लिए कितना रास आया या फिर बीजेपी के जो अपने 5 साल के काम है जो बता रही है वो कितने इंपैक्टफुल रहे, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।